गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट हैं, एनर्जेटिक हैं? अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, बचपन में जब खेला करते थे गली मोहल्लों में, क्रिकेट खेलते थे या कोई भी गेम आप खेल रहे हो, तो वो खेलते खेलते एक कुछ एलिमेंट होता है मोहल्ले के अंदर जो आके कहता है ना खेडांगे ना खेडन देंगे, ना हम खुद खेलेंगे और ना ही खेले देंगे। और फिर एक और भी जुमला होता था, हमें भी खिलाओ नहीं तो खेल मिटाओ। ऐसे में उस वक्त हमें समझ नहीं आती थी कि इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे जब प्रोफेशनल स्पोर्ट होती है तो ये फैक्टर कैसे आ सकता है। भाई देखना, पीएसएल को आप देख लें, पीएसएल में कोयटा है, पेशावर है, लाहौर है, कराची है, मुल्तान है और इस्लामाबाद है। अब ये 6 टीमें खेल रही हैं। कोई और आके अचानक से तो नहीं कह सकता ना कि जी हमें भी खिलाओ नहीं तो खेल मिटाओ। लेकिन अगर आप जरा सा गौर करें तो एक 7वीं टीम है जो कभी कभी आ जाती है और आके कहती है ना खेडांगे ना खेडन देंगे। और ये कौन सी टीम है? ये है हमारी बारिश की टीम। भाई बारिश आ जाती है ना तो वो कहती है कि नहीं, अब खेल नहीं होगा, अब एक एक पॉइंट बराबर होगा। और ऐसे में कुछ टीमों को बेनिफिट होता है और कुछ टीमों को बेनिफिट नहीं होता। इस दफा के पीएसएल में भी बारिश एक बहुत बड़ा फैक्टर है, खास तौर पे रावलपिंडी में। और अब साथ साथ कभी कभी बादलों का रुख लाहौर की तरफ भी हो जाता है। और जो क्रिकेट के एक्सपर्ट्स और हम जैसे दीवाने वो बहुत परेशान हैं कि भाई बारिश से गेम इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, एक्चुअल गेम होनी चाहिए। और फिर हम राइजिंग पाकिस्तान में भी अक्सर कहते रहते हैं कि मे द बेस्ट टीम विन। लेकिन अब क्या किया जाए, सीन कुछ ऐसा ही है। 7वीं टीम है बारिश की, उसको पूरा ऑनर और रिस्पेक्ट देना पड़ेगा वरना बारिश खेलने नहीं देगी। इस हवाले से आज जो पीएसएल की सिचुएशन है उसको एनालाइज करेंगे सैयद मोहम्मद अवैस मेरे साथ, जो कि एक फॉर्मर क्रिकेटर हैं और हमारे राइजिंग पाकिस्तान के क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं। बड़ा मजे का उनका एनालिसिस होता है। आज देखते हैं कि उनका बारिश के हवाले से क्या एनालिसिस है, क्योंकि आने वाले दिनों में खासतौर पे वीकेंड पे सैटरडे और संडे रावलपिंडी में शदीद बारिश प्रिडिक्ट की जा रही है और दोनों मैच लग ही रहा है कि वॉश आउट होंगे। तो ऐसी सूरत में पीएसएल कहां स्टैंड करेगा, लेटेस्ट टेबल सिचुएशन भी आपको बताएंगे। इसके अलावा राइजिंग पाकिस्तान में कौन है जनाब? मेरे 3 क्लास फेलोज आ रहे हैं, नायरा, रयान और आमना। और हम तीनों क्या करेंगे, हम चारों बच्चे क्या करेंगे, आप सब बच्चों के साथ मिलकर अच्छी खाला की मजे की कहानी सुनेंगे। आजकल सुपर डुपर हिट जा रही है इनकी कहानियां, इसलिए कि बादशाह की कोई कहानी होती है पुराने वक्तों के और उसमें कोई हमारे लिए सबक भी होता है। और आज अच्छी खाला बहुत खुश है, कहती भाई बड़ी मजेदार कहानी है मेरी और उसमें एक कैरेक्टर खरबूजा भी है। बादशाह और खरबूजा, ये कहानी हम अच्छी खाला से सुनेंगे। और जनाब इसके अलावा सबीन होंगी मेरे साथ, सबीन फारूक, जो अच्छी अच्छी 4 खबरें लेके आएंगे हमें फील गुड करवाने के लिए। ट्रेनर काशिफ कोर पे आज काम करेंगे और आज हमने आपको जिम की तरफ एक दफ़ा फिर वो सब जो ज़रा सर्दियों में ज़रा जिम से दूर हो गए थे, सर्दियों में नहीं निकला जाता रज़ाई से और नहीं एक्सरसाइज की जाती, अब मौसम खुल गया है। पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में तो बाकायदा बाहर आके अब जाने के इरादा रखे हुए हैं। तो आपने अब उठना है और आज ट्रेनर काशिफ और मेरा साथ देना है अपने आप को जिम फिट करने के लिए। और जनाब हमारे मेन सेगमेंट में कौन है? मेन सेगमेंट में हमारे बड़े दिलचस्प एक मेहमान आ रहे हैं, उनका नाम है वसीम ताई, जो कि गुरु समझे जाते हैं पाकिस्तान में योगा के और मार्शल आर्ट्स के। और ये योगा बहुत ज़्यादा आजकल इस पे बात हो रही है कि आप मेडिटेट करें और योगा से अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और अपने ब्रेन सेल्स का ख्याल रखें। तो इस हवाले से कुछ कहानी उनसे हम करेंगे। मार्शल आर्ट्स के भी माहिर हैं और बैनुल अक़वामी सतह पे थाईलैंड में, मलेशिया में इनको एक्नॉलेज किया जाता है, अवार्ड्स दिए जाते हैं योगा ट्रेनर की हैसियत से, योगा गुरु की हैसियत से। तो वसीम साहब से आज गपशप लगेगी। ये है जी सब आज के राइजिंग पाकिस्तान में मेरे और मेरी टीम के पास आपके लिए। चल के लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अच्छी खाला बिल्कुल तैयार हैं मजे की कहानी सुनने के लिए। आप सभी रेडी हो जाएं, अभी मिलते हैं। एक बार फिर आपको हम कहेंगे वेलकम राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे। आज मेरे साथ मौजूद हैं रयान, आमना और नायरा और हम चारों सुनने के आए हैं अच्छी खाला की जी। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अच्छी खाला? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, सर्दी खा रहे हैं। है ना? अब तो सर्दी खत्म होगी अच्छी खाला। नहीं, अभी
थोड़ी सी आ जा रही है। आ जा रही है ना। हाँ। अभी इसको बकायदा भिजवाते हैं, आप फिक्र नहीं करें। अच्छा जी, कहानी क्या है आज? तो बच्चों, आज एक बादशाह की कहानी है। और बादशाह जो है वो, उसका ये है हिंदुस्तान का बादशाह। हिंदुस्तान में बहुत से बादशाह गुजरे, कई जो है वो खानदान, मुगलिया खानदान और ये खानदान वो खानदान, लेकिन इसका कोई ऐसा नहीं, एक बादशाह किसी भी खानदान का होगा। तो अमूमन बादशाह जो होते हैं उन्हें शिकार वगैरह खेलने का शौक होता है, लेकिन ये बादशाह जो है इसे किताबें पढ़ने का शौक था। अच्छा। और किताबें जमा करने का। वाह जी वाह। और ये बहुत 100 साल पहले की बात है। बहुत पहले की बात है। ठीक है। और जनाब उसके एक बाकायदा कुतुब खाना यानी कि लाइब्रेरी थी, जिसमें वो किताबें जो है वो रखा करता था और अच्छी अच्छी किताबें जमा करता था, खुद भी पढ़ता था, अपने दोस्तों को भी उनके बारे में बताता था। ठीक है। यानी कि डिस्कशन भी होती थी उन पे। तो ये जरा मुख्तलिफ किस्म का बादशाह था। ठीक है। हाँ जी। तो एक दिन वो हुआ? अपनी लाइब्रेरी यानी कुतुब खाने में बैठा हुआ किताबें पढ़ रहा था, तो उसने महसूस किया कि हर एक मौजू पे जो है वो किताब है मौजूद, लेकिन इंसानों को जो बीमारियां होती हैं उनकी अलामात, सिम्टम्स, ठीक है, और इलाज जो है उसके बारे में कोई किताब नहीं उसकी लाइब्रेरी में। हाँ, लाइब्रेरी में। तो ये तो होनी चाहिए, ठीक है, पता चलना। तो बच्चों, उस जमाने में जो है वो डॉक्टरों की जगह हकीम हुआ करते थे। वैसे तो आज भी होती है हिकमत, लेकिन ये है कि उस जमाने में हकीम ही हुआ करते थे। शाही हकीम होते थे, शाही हकीम दरबार में। लेकिन हकीम तो बहुत से होते थे, लेकिन उनमें से जो सबसे ज्यादा माहिर होता था उसे बादशाह जो है अपने दरबार में रखता था, वो शाही हकीम कहलाता। बिल्कुल। तो बादशाह सलामत ने फौरन शाही हकीम को बुलाया। अच्छा। और कहा कि हकीम साहब, ये हमारे कुतुब खाने में ऐसी कोई किताब नहीं है जो कि इंसान की बीमारियां, उनकी अलामात और उनका इलाज जो है उसके उस पर हों, लिखी हुई हों। तो आप एक ऐसी किताब लिखें, मैं चाहता हूँ, ताकि वो हमारी लाइब्रेरी में हो। तो हकीम साहब ने कहा जी बहुत अच्छा, मैं आज ही से ये काम शुरू कर देता हूँ। और बच्चों, हकीम साहब ने वो पहले तो उन्होंने वो बताया कि बीमारियां कौन कौन सी हो सकती हैं इंसान को, फिर उसके बाद उनकी अलामतें, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, किस बीमारी का क्या, फिर उसके बाद उनका इलाज होता है और कौन कौन सी जड़ी बूटियां उसमें दवाई के तौर पे खाई जाती है। उस जमाने में हकीम जो है वो जड़ी बूटियों से दवाइयां बनाते थे। मेरा तो ख्याल है आजकल भी जो जरा है कि दवाइयां जो हैं उनका बुनियाद तो वही है, बिल्कुल, शक्ल बदल गई है। तो जनाब वो जी हकीम साहब ने सब लिख दी, मुकम्मल किताब। वेरी गुड। और उन्हें 2 साल लगे ये किताब लिखने में। उसके बाद वो दरबार में आए, उन्होंने बादशाह सलामत के हुजूर में किताब पेश की। बादशाह सलामत तो बहुत खुश हुए और उन्हें हकीम साहब को बहुत सा इनाम दिया। वाह जी वाह। हकीम साहब को अपनी तवक्को से ज्यादा इनाम मिला। वेरी गुड। तो हकीम साहब चले गए। अब जनाब कुछ अरसे के बाद हकीम साहब फौत हो गए। और लेकिन उनका बेटा भी हकीम था। अच्छा। और उन्हीं के साथ काम करता था, तो बादशाह सलामत ने उसको शाही हकीम का दर्जा दे दिया। चलो जी, ये बात भी ठीक है। एक दिन बादशाह अपनी लाइब्रेरी में बैठा हुआ वो किताब पढ़ रहा था जो हकीम साहब ने लिखी थी, बीमारियों के बारे में और उनकी अलामात के बारे में। तो उसने देखा कि एक जगह हकीम साहब ने लिखा है कि 2 मुख्तलिफ चीजें अगर एक वक्त में खा ली जाएं तो उससे इंसान बीमार हो सकता है। और मिसाल के तौर पर उन्होंने लिखा कि अगर खरबूजा खाने के बाद फौरन पानी पिया जाए तो उससे हैजे की बीमारी हो जाती है, उससे हैजा हो सकता है। अब जनाब वो बादशाह सलामत में ने ये पढ़ी, उन्होंने कहा ये तो बड़ी अजीब सी बात है, ये कि 2 मुख्तलिफ चीजें ना खाएं और अगर खाएं, पे पानी पिया, उन्हें समझ नहीं आया। उन्होंने फौरन
छोटे हकीम साहब को बुलाया, जो अब शाही हकीम थे। ठीक है। और उन्हें कहा कि आपके वालिद साहब ने ये बड़ी अजीब बात लिखी है किताब में, तो आप जरा गौर करें। उन्होंने कहा जी मेरे वालिद साहब जो हैं उनका बड़ा तजुर्बा था और उन्होंने बगैर किसी वजह के ये बात नहीं लिखी होगी, तो उसको आजमा कर देख लें। अच्छा, बादशाह सलामत ने सिपाहियों को हुक्म दिया किसी आदमी को लेके आओ। अच्छा, सिपाही जो थे वो ढूंढते ढूंढते ना उन्हें एक किसान जाता हुआ मिला रास्ते में, वो उसी को पकड़ कर ले आए। चलो जी, किसान पे एक्सपेरिमेंट होगा। बादशाह सलामत ने कहा जी इसको खिलाओ खरबूजा। उसे खरबूजा खिलाया गया, फिर उसे फौरन पानी पिलाया गया। और जनाब अब 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, आधा घंटा गुजर गया, किसान पे कोई असर नहीं। उन्होंने, जो छोटे हकीम साहब थे, उन्होंने पूछा कि आप पर कोई असर नहीं है, आपकी तबीयत खराब? उन्होंने कहा नहीं जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, ना कोई दर्द है पेट में ना कुछ, बिल्कुल मैं ठीक हूँ। बादशाह सलामत कहने लगे ये क्या है? अब वो जो हकीम साहब का बेटा, जो हकीम अब शाही हकीम था, वो कहने लगा कि देखें जी मेरे वालिद साहब कोई ऐसी बात नहीं लिख सकते थे जो तजुर्बे के बगैर हो। ठीक है। तो इसलिए आप मुझे 3 माह का वक्त दें और ये 3 माह ये किसान मेरे पास रहेगा। अच्छा। उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। अच्छा। हाँ जी, ये तो कहानी ने ट्विस्ट अब ले जनाब, हाँ अब जनाब किसान को वो छोटे हकीम साहब ले गए, साथ ले गए अपने घर, और उन्होंने जाते ही उस किसान को बड़े मुर्गन खाने खिलाने शुरू। मुर्गन का मतलब है हैवी, ठीक है जी, खाने शुरू किए जी, बिल्कुल वो बिल्कुल मजे के खाने। और किसान को भी बड़ा मजा आया, क्योंकि वो किसान तो सादा खाना खाता है, उसको जनाब बहुत मजा आया कि मुझे खाने में रहे। और उसे बड़ा नरम कपड़े, आरामदेह कपड़े पहनाए और बड़ा नरम सा बिस्तर बिछाया उसके लिए, उस पे सोए। यानी उसे वो तमाम सहूलतें थी जो शाही थी उसको दे दी। और जनाब 3 माह जब गुजर गए तो छोटे हकीम साहब ने किसान से पूछा, उन्होंने उसके बिस्तर के नीचे, चादर के नीचे गंदुम के दाने बिछा दिए। अच्छा। हाँ जी, और पाए के नीचे जो वो उसका होता है बिस्तर का बेड का जो है, हम उसे पाया कहते हैं, लेग जिसे आप कहें, वो उसके नीचे गत्ते के 2 टुकड़े रख दिए। अच्छा, अब जनाब वो किसान जो था जब बिस्तर पे लेटा तो उसको तो कोई चीज तंग कर रही थी, चुभ रही थी कुछ, सारी रात वो करवटें बदलता रहा। जब वो सुबह जनाब हकीम साहब के पास आया तो हकीम साहब ने पूछा आपकी रात कैसी गुजरी, नींद आई आपको? कहा हकीम साहब मेरी तो बहुत खराब रात गुजरी है, मुझे एक लम्हे के लिए नींद नहीं आई। मुझे यूं लगता था मुझे बिस्तर के नीचे कंकर, छोटे पत्थर, वो मुझे चुभ रहे हैं, और मेरा जो पलंग है वो ऊंचा नीचा है। उसने गत्ते के टुकड़े डाले, हाँ, वो ऊंचा नीचा है, तो मुझे तो नींद नहीं आई। हकीम साहब का बेटा भी अक्लमंद था, उसने कहा जी अब वक्त है, उसे बादशाह के दरबार में ले गया और कहने लगा जी अब इसे खरबूजा खिलाएं और पानी पिलाएं। जी हाँ, तो जी किसान को खरबूजा खिलाया गया, फिर पानी पिलाया गया, तो उसे फौरन उल्टियां शुरू हो गई, वॉमिटिंग, बीमार हो गया वो जी बीमार हो गया, हैजा हो गया उसको। फिर अब जनाब वो जब हकीम साहब ने कहा कि देखें जी मैंने कहा था कि मेरे वालिद जो हैं बहुत तजर्बाकार है, ये किताब उन्होंने बादशाहों के लिए लिखी है, और बादशाह बचपन से आदी होते हैं आरामदेह जिंदगी के, अच्छे खाने खाने के। किसान जो है वो मेहनत मुशक्कत का आदी होता है, सख्त जान हो जाता है, और इसीलिए कहते हैं लक्कड़ हजम पत्थर हजम। ये एक मिसाल है, लक्कड़ हजम पत्थर हजम, वो जो चीज खाता है उसे हजम हो जाती है, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। बादशाहों के मैदे नाजुक हो जाते हैं, वो अगर ऐसी चीज खाएं तो फौरन बीमार हो जाते हैं। तो वो जो 3 महीने किसान को उस आरामदेह जिंदगी दी गई, में वो आदी हो गया, उसका स्टमक, उसका मैदा जो है वो, उसने कहा जी इसने मुर्गन खाने खाए और 2 मुतजाद चीजें कभी नहीं खाई, और उसके बाद
छोटे छोटे कंकर भी इसे जो हैं ना, छोटे छोटे गंदम के दाने भी इसे पत्थरों की तरह चुभे, और गत्तों के टुकड़े जो रखे थे उससे इसको अपना जो पलंग था ऊंचा नीचा लगा। तो बच्चों, इसका मतलब ये है कि हम अगर सादा खाना खाएं और मेहनत मुशक्कत करें, मसलन एक्सरसाइज करें, ठीक है, अब हम हाल तो चला नहीं सकते, एक्सरसाइज करें और बहुत ज्यादा हैवी खाने ना खाएं, तो जनाब हम सेहतमंद भी रहते हैं और सख्त जान हो जाते हैं, और हम हो जाते हैं लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, और फिर हमारे नजदीक कोई बीमारी आती नहीं। आपकी आज की कहानी से ट्रेनर काशिफ बहुत, वो मैं देख रहा हूँ कैमरे के पीछे बैठे, खुश हो रहे हैं कि हाँ जी, अच्छी खाला ने आज एक्सरसाइज को प्रमोट किया। बिल्कुल। थैंक यू सो मच अच्छी खाला, बहुत मजे की कहानी थी, है ना भी, है ना। तो हमें सादा सादा खाना खाना चाहिए, सब्जियां भी खानी चाहिए, हर चीज खानी चाहिए। बच्चे अमूमन सब्जी नहीं खाते, हाँ, या दालें नहीं खाते, हाँ, दालें भी नहीं खाते, चिकन, हाँ, नूडल्स, इस तरह की चीजें खाते हैं। और वो जो होता है ना नूडल्स, तो मैदा है ना, बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, लेकिन सब कुछ खाना चाहिए, एक बैलेंस के साथ। अच्छी खाला, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। हम साथियों चल के लेंगे अब राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमें ट्रेनर काशिफ आज कुछ मेन कोर की एक्सरसाइजेस बताएंगे। रहिए मेरे साथ, अभी मिलते हैं। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। अब वक्त है राइजिंग पाकिस्तान में कि आपको जरा हम बिस्तर से निकालें, सोफे से उठाएं, थोड़ी सी जनाब अंगड़ाई शंगड़ाई लें, थोड़ा वार्म अप करें, इसलिए कि ट्रेनर काशिफ के इरादे बहुत खतरनाक हैं। वो कह रहे हैं सर्दियां गई हैं, अब कोई उज़्र नहीं चलेगा। मेरे इरादे कभी भी अच्छे नहीं हुए, खतरनाक ही होते हैं। और वार्म अप तो सिख भाई ने कहा, तो वार्म अप लाजमी करना है और अच्छे तरीके से करना है। आज हमारा कोर का वर्कआउट होने जा रहा है, और जिसकी रूटीन के बारे में अभी आप आ रहा हूँ उस तरफ, लेकिन लक्कड़ हजम, पत्थर हजम कहीं नहीं होता। अच्छा। क्योंकि जब जो जिम गोवर्स हैं ना, तो सिख भाई वो अंडे बहुत खाते हैं, लिक्विड फॉर्म में बहुत खाते हैं, लेकिन 1000 अंडों में एक अंडा ऐसा होता है जिसमें एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो इन्फेक्शन क्रिएट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से मसला होता है। तो आपने लिक्विड अंडों से बचना है, बॉइल्ड एग ऑमलेट बना के कुछ भी करके उनको यूज़ करना है। ये थी आपके लिए टिप। अब शुरू करते हैं आज का हमारा वर्कआउट साथियों। हमने बेसिकली 50 सेकंड्स का वर्क करना है, 10 सेकंड की ब्रेक लेनी है। कुछ भी 7 मूव्स, 7 हरकत होंगी, ठीक है, और ये 5 मिनट में हो जाएंगी। नहीं, ये इसको कवर कर लेंगे, यस डोंट वरी अबाउट दैट। और उसमें हमने क्या करना है, एक फेस करेंगे तो आपका 7 मिनट का वर्कआउट बनेगा, 2 फेजेस करेंगे तो आपका 15 मिनट का वर्कआउट बनेगा। शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट मूव से। बेसिकली हमने क्या करना है, आपने वार्म अप कर लिया अच्छे तरीके से, अपने इस पोजीशन में आना है, लेटना है और टांगों को जोड़ के साइड ट्विस्ट करेंगे यहाँ से, क्योंकि हमारा कोर और ओब्लिक्स का है। तो जो लोग पतलून पहनते हैं, और क्या होता है कि पतलून बिल्कुल 30 और 32, बिल्कुल। और काशिफ आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस रुख पे आ जाएं तो हम ज्यादा बेहतर तौर पे आपको दिखा सकेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो आपने कॉन्ट्रैक्शन करना है। तो पतलून जो है वो हमारी बीच में रह गई थी, वो आइडियल होती है 32 वेस्ट पहनना, 30 वेस्ट पहनना। तो उसके लिए क्या होता है, तो भाई कि आगे से अगर पेट का हिस्सा बड़ा हुआ ना, बल्ज आउट हो, तो वो ये है कि जिस हिस्से पे हम उसको बांधते हैं वहां पे हमारी इजीली हम बांध लेते हैं उसको। चूंकि जब वेस्ट एरिया बढ़ता है यहाँ पे, जिसको लव हैंडल्स कहते हैं, यहाँ पे चर्बी बढ़ जाती है साइड पे, ओब्लिक्स पे, तो तब हमारी वेस्ट जो है हमें मुश्किल से पूरी आती है। तो इसलिए हमने इस चीज को वेस्ट को ट्रिम करने के लिए आज का वर्कआउट डिजाइन किया। सेकंड हमारी मूव थी 50 सेकंड के लिए की, उसके बाद 10 सेकंड का ब्रेक लिया और हम क्विक से नेक्स्ट मूव करेंगे यहाँ से, और इसी एंगल से हम तो सिख भाई चले। आपने बेसिकली शोल्डर ब्लेड को फ्लोर के साथ लगा के रखना है, 90 डिग्री एंगल लेग्स का, और आपने ऊपर आके ट्विस्ट करना है, ठीक है। आप हाथों को यूं भी कर सकते हैं और सर पे भी रख सकते हैं, लेकिन आपने 180 ट्विस्ट करना है, नाइस एंड स्लो, ऑल द वे डाउन, ऑल द वे अप, फुल रेंज ऑफ मोशन यूज करनी है। नेक्स्ट मूव की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट मूव में मैं दिखाना चाहूंगा इस एंगल से, क्योंकि ये बेसिकली साइड एंगल हमने दिखाना है। अब हमने इस पोजीशन में बैठ के साइड पॉज पे आना है, कोर पे यहाँ पे टेंशन पड़ेगी, और अब हमने क्रंचेस करने हैं ऑल द वे। यहाँ टेंशन है, यहाँ पे क्रंच कर रहे हैं ऑल द वे। अब आपने नोट की मेरी पोजीशन, अब मैं आपको यहाँ से परफॉर्म करके दिखाता हूँ।
50 सेकंड्स वर्क साथियों, 10 सेकंड्स लेकिन इसको दूसरी साइड पे भी कर जी, अदर साइड 25 सेकंड्स ईच साइड, 25 सेकंड अदर साइड। ये हमारी 3 होगी। लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ मूव। क्विक सा वाइड स्टैंस करेंगे, यहाँ जाएंगे और ऑपोजिट टो टच करना है आपने ऑल द वे। 50 सेकंड्स वर्क, 10 सेकंड्स ब्रेक, याद रखिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव की तरफ चलते हैं जो कि है हमारी सुपरमैन। सुपरमैन एक्सटेंशन में हमने क्या करना है दोस्तों, आपने ऑल द वे एक्सटेंशन रखनी है, स्ट्रेच करना है, होल्ड करना है और ऊपर करके रखना है यहाँ पे 50 सेकंड्स के लिए। लेकिन उड़ना नहीं है, रहना घर पे ही है। ख्यालात में उड़ भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बेस्ट डिजायर्ड बॉडी के लिए इमेजिन बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है और इसके अंदर आपका माइंड मसल कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है। आखिरी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे। वाइड स्टैंस, ये ट्विस्ट लिया, लोअर बॉडी ट्विस्ट हो गई, लॉक किया, हाथ यहाँ रखा, ऑल द वे। गर्दन को यूं ट्विस्ट नहीं करना, वापस की जाने पे सीलिंग 25 सेकंड्स तक के लिए यहाँ पे। अगेन ये एक्सरसाइज अगर आपसे ना हो पाए तो आपने डिमोटिवेट नहीं होना, इसलिए कि ये बहुत मुश्किल एक्सरसाइज है। इसमें बदन की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा चाहिए होती है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ट्रनकाश स्ट्रेच करके होल्ड बहुत करके भारत से कर रहे हैं। लेकिन आपने कोशिश जरूर करते रहनी चाहिए। अदर साइड रिपीट करके। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में अब एक ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगी कौन, सबीन, और क्या लाएंगी अच्छी अच्छी खबरें। तैयार हो जाएं फील गुड करने के लिए। अभी मिलते हैं राइजिंग पाकिस्तान में। हमारी कि हम आप तक पहुंचाएं अच्छी अच्छी गुड न्यूज़, जिनको सुनने के बाद आपको महसूस हो कि भाई दुनिया में अच्छा अच्छा सभी कुछ हो रहा है। और ये लेके आती हैं सबीन। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम तौसीक। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। और आज भी मैं हमेशा की तरह बहुत अच्छी खबरें लेकर आई हूँ नाज़रीन के लिए, ताकि सुबह सुबह हम जब उनको खबरें सुनाएं तो उनका पूरा दिन जो है वो बहुत अच्छे से गुजर जाए। ठीक है जनाब, और 7 तस्वीरें भी होंगी? हाँ जी, 7 तस्वीरें भी होंगी। चलें पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। अच्छा, पहली खबर, जिस तरह से हम पहले भी गुड न्यूज़ में बताते रहे कि हुकूमत किस तरह से टूरिज़्म को सपोर्ट करी और किस तरह से उसको प्रमोट किया जा रहा है, तो तौसीक हुकूमत की ये जो कोशिशें हैं ये सारी अब रंग ला रही हैं। वो इस तरह की हाल ही में नीदरलैंड के एम्बेसडर ने मुल्क के एक तफरीही मकाम बुद्धिस्ट स्टूपा और खानपुर लेक पर एक फैमिली पिकनिक की और वापसी पर उन्होंने पाकिस्तान की खूबसूरती को जन्नत की खूबसूरती से तशबीह दी है। और उन्होंने ना सिर्फ मुल्क की खूबसूरती की तारीफ़ की है बल्कि उन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन को भी खूब अप्रिशिएट किया है। और इसके अलावा उन्होंने गवर्नमेंट की इंटरफेथ हार्मनी को प्रमोट करने के लिए उठाए गए इक़दामात की भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। देखिए उनके ट्वीट का स्क्रीनशॉट हमने आपको दिखाया। असल में होता ये है कि जब हम देखते हैं कि कोई एक शख्स किसी एक सियाहत के लिए किसी टूरिस्टिक जगह पे जाता है, आजकल तो सोशल मीडिया आपको पता है इतना तेज है, वो अपना कोई इंस्टा पे कोई तस्वीर लगाएगा, स्टोरी लगाएगा या ट्वीट करेगा या अपने फेसबुक का स्टेटस लगाएगा, फिर उसकी देखा देखी कोई और कहेगा अरे नीदरलैंड्स का एम्बेसडर जो है वो अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ अगर गए तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान एक सेफ जगह है, पाकिस्तान एक खूबसूरत जगह है। तो ऐसे में फिर वो एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा, फिर इसको हम कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। फिर एक मल्टीप्लाई होती जाती है ना, डबल 2 + 2 4 नहीं होता, 2 + 2 4, 4 + 4 × 4 16 है ना, तो इस तरफ मल्टीप्लाई इफेक्ट। तो ऐसी चीजों को हमें चाहिए कि जितने भी टूरिस्ट पाकिस्तान आ रहे हैं, अगर आप देखें कि उन्होंने कोई चीज पोस्ट की है, हमें चाहिए एज पाकिस्तानीज कि हम इस तरह की पोस्ट्स को शेयर करें। हम कोई नेगेटिव चीज होती है उसको फौरन शेयर कर रहे होते हैं, कमेंट कर रहे होते हैं। तो इस तरह की चीज को हमें शेयर करना चाहिए। वाकई में पॉजिटिविटी जो है उसको बहुत ज़्यादा हमें स्प्रेड करना चाहिए। और तौसीक, हमेशा से जिस तरह पाकिस्तान इतना खूबसूरत है हमें पता है, और हम चाहते थे कि ऐसा इमेज ही पाकिस्तान का हर जगह पर जाए। तो मेरे ख्याल में अब ये बहुत खुशी की बात है पूरे पाकिस्तान के लिए कि ये कोशिशें जो हैं वो अब रंग ला रही हैं और हमारे जो ख्वाब है ये पूरा होता जा रहा है। आपने खुद भी जाना है कि इस दफा समर्स में सैर वैर करने के लिए? जरूर। चित्राल जाओ सबीन, या गिलगित बल्तिस्तान जाओ, एग्जैक्टली। लेकिन जाके वहाँ पे लिटरिंग भी नहीं करनी हमने टूरिस्टिक प्लेसेस पे,
कागज और रैपर्स और चीजें नहीं फेंकते। हम बेसिकली रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को सपोर्ट करते हैं। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। अच्छा जी, और क्या है जी? अच्छा, अगली खबर मेरे पास मौजूद है। जो अदरक है उसको अमूमन इस्तेमाल किया जाता है कि जायका अच्छा हो, खाने का जायका। तो इसके साथ साथ अदरक के लेकिन अगर हम फवायद देखें तो वो सुनकर आप आज हैरान हो जाएंगे। बताइए। ठीक है, पहला फ़ायदा इसका ये है कि ये कैंसर से बचाव में बहुत ज़्यादा मुफीद है। अदरक जो है वो कैंसर से बचाता है आपको। अच्छा, इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि डाइजेस्टिव सिस्टम को ये इम्प्रूव करता है, डाइजेशन में हेल्प देता है। और जिन लोगों को गैस की शिकायत होती है उनके लिए अदरक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और तौसीक, इसके अलावा लोग बड़े खुश होंगे सुन के कि जो लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं उनके लिए अदरक जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। और मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और ब्लड शुगर लेवल को भी नॉर्मल रखती है। और खाने के आखिर में अगर आप अदरक की एक बाइट लेते हैं तो उससे आपके जो मुंह है उसको भी वो साफ़ रखता है। जो आपकी जो ब्रेथ है उसको फ्रेश रखने में अदरक मदद देता है। तो बड़े ज़बरदस्त आपने फ़वाइद हमें अदरक के गिनवाए। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है कि कुछ लोग लहसुन और अदरक को ऐसे कच्चा चबाने में बहुत दुश्वारी महसूस करते हैं। वो कहते हैं नहीं, अदरक नहीं चबाया जा सकता, लहसुन नहीं। तो मैं वैसे अदरक को ऐसे कच्चा चबाने से कितना नमक के साथ, हल्का सा काली मिर्च और नमक के साथ हल्का सा उसे टच करके ना। अच्छा, वो टेस्ट पे होता है ना कि टेस्ट कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होता, वो पक के उनको अच्छा लगता है लेकिन कच्चा कच्चा टेस्ट उनको अच्छा नहीं लगता। तो ये चीजें हैं तो बहुत मुफीद, लेकिन इसके अंदर भी थोड़ी सी म्याना रवि। ये नहीं कि आप इतना अदरक खा लें कि आपको जनाब छाले बन जाए। इसीलिए हमने बताया ना कि बाइट, अदरक की बाइट, छोटा सा बाइट। लेकिन देखिए, अल्लाह ताला की बनाई हुई इन तमाम चीज़ों में कुदरत ने किस कदर हर चीज़ के अंदर ही कुछ ना कुछ फ़वाइद रखे हैं जो कि अब साइंस रिसर्च करके हमें बता रही है। असल में जो आपने कैंसर की बात की ना, वो इस लिहाज से भी उसका लिंक बनता है कि अदरक में क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ऐसे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। तो अदरक उन तमाम बुजुर्गों को, आप जब 50 प्लस हो जाते हैं, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है जनरली, 5 साल से कम उम्र का बच्चा और 50 साल से ज़्यादा उम्र का शख्स जो है उसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत नेचुरली कम होती है। तो 50 साल से जो ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग अफराद और ख़वातीन हैं उनसे हम कहेंगे कि आप इस तरह अपने खाने में रोज़, जैसे सबीन कह रही है, अदरक का इस्तेमाल साथ साथ करें जी। अच्छा जी, अगली खबर मेरे पास मौजूद है। पानी की अहमियत किस तरह से मैं आपको भी बताऊंगी कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है पानी की अहमियत जो है वो बढ़ती जा रही है और इसको कंजर्व करने के लिए इनोवेटिव स्टेप्स जो हैं वो अब उठाए जा रहे हैं दुनिया भर में। ठीक है। तो ऐसा ही एक स्टेप जो है इथियोपिया में उठाया गया है और ऑट्रो विट्री और उसकी टीम ने एक इनोवेटिव आइडिया के जरिए पानी को कंजर्व करने का एक तरीका निकाला है। अब वो तरीका ये है कि उन्होंने 30 फुट लंबा और 13 फुट चौड़ा बैम्बू टावर इंस्टॉल किया है जिस पर एक नेट लगाया हुआ है और जो कि हवा के मॉइस्चर को कैप्चर करके उसको टैंक में कलेक्ट करता है, फिर वहां से पानी हासिल किया जाता है। वाह! और देखिए वो जो ड्रॉप्स है पानी के वो उस नेट से ऐसे गिरते 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 नीचे आ रहे हैं। कितना जबरदस्त आइडिया वाकई में, और ये बहुत ही कह सकते हैं ना मॉडर्न और इनोवेटिव आइडिया है पानी को कंजर्व करने का। अच्छा, मुझे बड़ा मजा आता है जब से मैंने गुड न्यूज़ का सेगमेंट भी स्टार्ट किया ना, बहुत सी चीज़ें जो कि मुझे खुद पता चलती जा रही हैं। और मैंने लास्ट में भी जिस तरह इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने बताया कि किस तरह से लोग रिप्लेसमेंट्स ला रहे हैं कि कैसे कैसे हर चीज़ को, तो दुनिया कितनी आगे निकल रही है। दुनिया आगे निकल रही है सबीन, मैं और तुम पीछे ना रह जाए है ना, इसलिए हमने उन सारी इनोवेशंस को अपने लाइफस्टाइल के अंदर भी शामिल करें। खबरें सुनाने का आपको मकसद, मेरा, सबीन या हमारे जो दूसरे कॉलीग्स हैं इस सेगमेंट के, हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि आपको बस अच्छा महसूस करें, उसमें कुछ टिप्स और कुछ मशवरे भी हों जिनको आप अपनी जिंदगी की तर्ज का हिस्सा बना सकते हैं। इसको हम लाइफस्टाइल कहते हैं। वाकई में। अच्छा, अगली खबर बहुत मजे की है जिससे बच्चों को बहुत ज्यादा सबक हासिल करना चाहिए। चलो जी। अच्छा, बचपन में हर बच्चे का ख्वाब होता है ना, मैं बड़े होकर ये बनूंगा, बचपन में आप ख्वाब देख लेते हैं। लेकिन अब मिलते हैं न्यूयॉर्क के ओबोचो पीटर्स से जो कि 11 साल के हैं और उन्होंने बचपन में ही अपना ख्वाब पूरा कर लिया। अरे वाह, वो कैसे? अच्छा, वो इस वक्त ओबोचोस क्लोजेट के CEO और प्रेसिडेंट हैं। 11 साल की उम्र में।
ओनर, सीईओ, प्रेसिडेंट, अरे वाह, ये तो चेक करो, ये क्या सीन है भाई, बताओ। अच्छा, उन्होंने लो इनकम फैमिलीज के लिए एक स्टोर खोला है जहाँ से लो इनकम बैकग्राउंड की फैमिलीज जो है वो कपड़े खरीद सकती हैं। और अब आप पूछेंगे कि इतनी छोटी सी उम्र में उनको ये ख्याल कैसे आया? इतनी छोटी सी उम्र में उनको ख्याल कैसे आया? अच्छा, हुआ ये कि एक दिन उन्होंने अपनी अम्मी को कुछ टॉयज खरीदने की ख्वाहिश की, जिस पर उनकी अम्मी ने जो फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं उनको बताया कि ये फाइनेंशियल इश्यूज हैं और वो टॉयज नहीं खरीद के दे सकती उनको। तो उस वक्त तो उन्होंने ये किया कि अपने पुराने कुछ जो यूज़ नहीं किए अनयूज टॉयज़ हैं और जो कपड़े उनको उन्होंने कहा कि सेल करेंगे और उससे अपनी ये ख्वाहिश वो पूरी करेंगे। अच्छा, यानी पुराने कपड़ों को सेल करके, टॉयज को सेल करके हाँ, एक नया खिलौना ले लेंगे। ठीक है। लेकिन इससे उनको ये तो उन्होंने खैर एक अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए फैसला लिया, लेकिन साथ में उनको ख्याल आया कि जिस तरह उनकी ख्वाहिश नहीं पूरी हो पा रही थी तो कितनी फैमिलीज हैं उनके इर्द गिर्द जो कि फाइनेंशियल इश्यूज फेस कर रही हैं और अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकती। तो उन्होंने ये स्टोर बनाने का इनिशिएटिव लिया और वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले अपने जो अनयूज टॉयज़ और कपड़े वगैरह हैं वो रखे और उसके साथ साथ अब जो बाकी लोग हैं वो भी अनयूज कपड़े और जो टॉयज़ हैं और जो चीज़ें हैं वहाँ पर रख रहे हैं, वो डोनेट कर रहे हैं बेसिकली। वो डोनेट कर रहे हैं और वो बच्चे या वो फैमिलीज जो नए खिलौने अफोर्ड नहीं कर सकते महंगे, वो वॉचोस क्लोजेट, बिल्कुल वॉचोस क्लोजेट से आके सस्ते दामों वही खिलौने ले सकते हैं। इंटरेस्टिंग, कितनी अच्छी बात है। आप देखें कि 11 साल का बच्चा, 10-11 साल के बच्चे के जहन में उमूमन इस उम्र के बच्चों को तो होता है बस मुझे ये मिल जाए, बाबा मुझे ये ले दे, मामा मुझे ये ले दे, यू नो। आप उनको एहसास नहीं होता कि चीजें कैसे हासिल की जाती हैं और अफोर्डेबिलिटी अगर ना हो तो किस कदर दुश्वारी होती है। अच्छा, और मेरे ख्याल में कुछ ऐसे भी होना चाहिए कि इवन अगर पेरेंट्स अफोर्ड भी कर सकते हैं तो कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज पेरेंट्स को अपनानी चाहिए जिनसे बच्चों को एहसास दिलाया जा सके छोटी उम्र में ही कि किस तरह से वो दूसरों को हेल्प आउट कर सकते हैं बड़े होकर। बिल्कुल, या इतनी छोटी सी उम्र में भी इवन कर सकते हैं। और सभी मैंने एक और चीज़ नोट की है कि आजकल के बच्चों में, और मैं बच्चों से खासतौर पे कहूँगा कि आप बड़े शौक से माँ बाप से इसरार करके, जिद करके बाज़ औक़ात कोई खिलौना लेकर आते हैं और यकीन जानिए कभी कभी तो ऐसा होता है कि 2-3 घंटे में दिल भर जाता है या 2-3 दिन में दिल भर गया। अच्छा, बच्चे तो तोड़ देते हैं फौरन, या तोड़ दिया या उसको बस फेंक दिया, उसकी कदर, उसकी कीमत का एहसास नहीं किया जाता। तो अगर आप एक खिलौना लेकर आए हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा खेलें और ज़रूरी नहीं है कि बस इससे दिल भर गया 2 दिन में अब एक नया खिलौना आए, है। तो मेरा ख्याल है कि इस पे भी अगर पैसे हों भी माँ बाप के पास, फिर भी ज़रा आहिस्ता आहिस्ता रोक के खिलौने दिए जाए। अच्छा, और अगर आपका दिल भर भी गया है तो आप वो अपनी सोसाइटी में देखें, अपनी कम्युनिटी में देखें कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनका दिल करता है खेलने का और वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप वो टॉयज जाकर, अपनी चीजें जाकर उनको भी दे सकते हैं। सबीन, थैंक यू सो मच। बड़े मजे के तुमने और मैंने बैठ के आज लेक्चर दिए है ना। ऐसे मुझे लग रहा था कि मैं एक 70-75, चलो मैं तो चलो हूँ, तुम भी लग रही थी, नानी अम्मा और दादा बूढ़ा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। अपना बहुत सा ख्याल रखो। हम चल के लेंगे साथियों राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात होगी पीएसएल की 7 टीमों की। और आप भी सोचोगे कि 7वीं टीम कौन सी है, जो कि प्रोग्राम के आगाज में मैंने आपको बताया कि 7वीं टीम हमने गर्दान दिया है बारिश को, क्योंकि वो भी एक मेजर फैक्टर ऑफ प्लेन कर रही है पीएसएल के अंदर। सैयद मोहम्मद अवैस आज मेरे साथ होंगे, जो कि हमारे फॉर्मर क्रिकेटर हैं और एक तज्जियाकार है हमारे राइजिंग पाकिस्तान की टीम का हिस्सा। तो आज हमने इस वक्त का जो पीएसएल है उसको एनालाइज करना है और देखने के आने वाले 3-4 दिन में बारिश क्या किरदार अदा करने वाली है। मेरे साथ अभी मिलते हैं। Welcome back to Rising Pakistan, PTV News, PTV Home, PTV Global, US, UK, Middle East, जहाँ भी आप हमें देख रहे हैं। हर कोई ज़्यादा ना सही कम सही, लेकिन PSL में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रख रहा है। इस वक्त माहिरीन कह रहे हैं कि PSL एक बिल्कुल बैलेंस्ड पोजीशन पे है, कुछ भी किसी भी टीम के साथ हो सकता है। हमारे साथ मौजूद है सैयद मोहम्मद अवैस। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप?
बड़ा सीन है भाई पीएसएल का इस वक्त। मजा आ रहा है ना फिर आपको? सातवीं टीम बहुत अच्छा खेल रही है। बारिश देखें, बारिश ने क्रूशियल रोल प्ले करना है। मैं जैसे आपसे ऑफेयर भी बात कर रहा था कि जितनी भी टॉप टीम्स हैं सिवाय मुल्तान को छोड़ के, जो नीचे 2 3 4 5 टीमें हैं, अनफॉर्चुनेटली जो आपकी मेरी फेवरेट लाहौर है उसको छोड़ के, तो वो भी इस वक्त मुश्किल में है। क्योंकि कल सबसे पहले तो तौसीक भाई, जैसे मैंने आपसे बात की कि ग्राउंड स्टाफ को मैं अपना करना चाहूँगा, जिससे रावलपिंडी स्टेडियम में इतनी बारिश में आप मैच करवा दें, बिलीव मी बहुत हार्ड वर्क आपकी ज़रूरत होती है। क्योंकि ग्राउंड को सुखाना, कंसिस्टेंटली बारिश पिंडी के अंदर हो रही थी और बहुत इंपॉर्टेंट मैच था। अगर वो मैच ना होता तो पेशावर की इस वक्त टोटली डिफरेंट स्टेज होती। दे माइट बी, मैं नहीं कहता कि टूर्नामेंट से बाहर होते, क्योंकि 10-10 मैचेस टीम ने खेलने हैं। अभी शायद पेशावर ने 8 मैचेस खेले, लेकिन मुश्किल होता। लेकिन 7वां खिलाड़ी इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है आज के मैच में भी, क्योंकि आज कराची बारिश, खिलाड़ी कर लें वो 7वां खिलाड़ी एक सेंस में, क्योंकि आज भी बारिश है कराची और मुल्तान के मैच में, लाहौर में आज भी बारिश है। वैसे हम आज के मैच और आने वाले 2 दिन के मैचेस पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चल के जरा स्क्रीन पे दिखाएंगे कि इस वक्त पीएसएल में पॉइंट्स की सिचुएशन क्या है, कौन सी टीम कहां पे स्टैंड करती है, किसने कितने मैच खेल रखे हैं। सबसे ऊपर हैं जनाब एज एक्सपेक्टेड मुल्तान सुल्तान्स, 5 मैच खेले हैं, 4 जीते 1 हारे हैं, 8 पॉइंट्स हैं, बहुत ही आगे निकल गए। रन रेट भी आप देखें, वाह वाह कहां पहुंच गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड नंबर 2 पे है, 7 मैच खेले हैं, 3 जीते हैं 3 हारे हैं और 1 बारिश की नजर हो गया, 1 पॉइंट मिला। 7 पॉइंट्स हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के टोटल। पेशावर ज़ल्मी कल का मैच जीतने के बाद 7 मैचेस खेले, 3 जीते 3 हारे और 1 मैच बारिश की नजर हुआ, 1 पॉइंट मिला। 7 पॉइंट्स हैं टोटल पेशावर ज़ल्मी के। कराची किंग्स 5 मैच खेले, इनके पास अभी बहुत से मैच खेलने की सहूलत बाकी है। 5 मैच खेले, 3 जीते 2 हारे, 6 पॉइंट्स हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स 7 मैच खेले हैं, 3 जीते 4 हारे हैं, 6 पॉइंट्स हैं इनके भी। और लाहौर कलंदर्स 5 मैच खेल चुके हैं, 1 जीता है, 4 हारे हैं और इनके कुल 2 पॉइंट्स हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। क्वेटा के बारे में क्या ख्याल है? काफी डिसअपॉइंट किया है क्वेटा ने अपने फैंस को, है ना? याद होगा तुसी भी हम बात कर रहे थे पीएसएल के स्टार्ट के अंदर भी, जब मिड में भी हुआ था कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स ऑन द पेपर और एक फुल पैकेज था। लेकिन कल भी मैंने अपने एक शो में बात कर रहा था, मुझे एक चीज़ अब क्वेटा में महसूस होती है, वो है कि आप ज़्यादा रिलाय करते हो 2 ओपनर्स के ऊपर ज़्यादा, वॉटसन पे और जेसन रॉय पे, के दोनों हमें पार्टनरशिप बिल्ड करके देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक हो नहीं रहा। या तो शेन वॉटसन अकेला परफॉर्म करके देते हैं या जेसन रॉय करके देते हैं। कल भी रॉय ने अच्छा स्कोर किया, वॉटसन जल्दी आउट हो गया और वॉटसन इस वक्त गुड निक में भी नहीं है। अल्लाह करे कि वो, मैं कहता हूँ, फॉर्म में वापस आए, क्योंकि अभी तक कोई भी टीम बाहर नहीं हुई इस टूर्नामेंट से। लेकिन मिडिल ऑर्डर इज द रियल प्रॉब्लम। कल भी उन्होंने, क्योंकि बहुत स्कोर था 15 ओवर में, बिलीव ही मुझे लग रहा था अगर 20 होता ना तो शायद वो 220-250 के करीब होता, इजीली होता, वो इजीली होता। लेकिन मिडिल ऑर्डर के अंदर ज़रूर उमर अकमल ना होने का जो भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, उनका एक बहुत बड़ा फैक्टर था, क्योंकि एक एक्सपीरियंस कैंपेनर हैं मिडिल ऑर्डर के अंदर। क्योंकि मिडिल ऑर्डर एक ऐसी पोजीशन होती है जिसको पता होता है कि मैंने अपिश ऑर्डर के साथ कैसे खेलना है, डाउन दी ऑर्डर के साथ मैंने कैसे खेलना है। वो एक बैकबोन होता है टीम का। उनकी बैकबोन इस वक्त मौजूद नहीं है। आपने कल कोशिश की कि आप अपना आजम खान को नीचे लेके आए, आपने दूसरे बैट्समैन को प्रमोट किया, उन्होंने अच्छा भी अपना स्कोर किया बेन कटिंग ने। लेकिन वही बात है कि आपके पास बेन कटिंग के बाद ऐसा कोई लड़का मौजूद नहीं है मिडिल के अंदर। आपको कोई मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, को अपना मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग करना है। अच्छा, अब बात मैं हल्की सी करना चाहूंगा कराची की। कराची के पास एडवांटेज अपने मैचेस का है कि उन्होंने अभी सिर्फ 5 मैचेस खेले, मुल्तान ने भी 5 मैचेस खेले हैं। तो कराची तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली टॉप 4 में नजर हमें आ रही है along with मुल्तान। What do you say? देखिए तौसीक भाई, अपना अगर आप मुल्तान की बात करें, 4 मैचेस जीतना ऑन द ट्रॉट, मुल्तान उनको शायद रास भी है ग्राउंड। और एक देखिए, हम बात कर रहे थे ना कि दूसरी टीम्स को आप कंपेयर करें मुल्तान सुल्तान के साथ, तो मुल्तान ने ज़्यादा प्रेफर किया था एक्सपीरियंस को, और उनके पास ऐसे भी लड़के मौजूद थे जो कि रिटायर हो चुके हैं, लेकिन एक्सपीरियंस काउंट्स। आपने परफॉर्म किया ऑन द ग्राउंड, 4 मैचेस आप जीत चुके हैं, 1 मैच आप हारे हैं। कराची, मैं 3 टीम्स की इसलिए आपको बात की थी ना, तीनों टीम्स वो टीमें हैं जो कि आपको याद हो पाकिस्तान सुपर लीग के हमेशा एडिशंस में आखिरी नंबर पर रही हैं। कराची, लाहौर और मुल्तान की अब बात करें, मुल्तान इस वक्त टॉप पे है। कराची लाहौर को एक बेनिफिट ये है कि उनके 5-5 मैचेस बाकी हैं, बाकी टीम्स ने कम से कम 7-7, 8-8 मैचेस खेल चुके हैं, टोटल 10 मैचेस आपने खेलने हैं। लेकिन ऑन द ट्रॉट 5 मैच जीतना कोई खालिद का घर नहीं होता, इट्स नॉट एन ईजी जॉब। लेकिन लाहौर और कराची एक ऐसी टीम है जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारी पाकिस्तान की टीम की तरह होती है कि किसी भी वक्त वो स्टार्ट हो के 5 मैच ऑन द ट्रॉट जीत जाए। आने वाले 3 दिनों में बारिश क्या करने वाली है?
देखिए टेबल को अप एंड डाउन करेगी बारिश हम और बिलीव मी आज भी मैं कह रहा हूँ कि दुआ शायद कराची करी, कराची की डू एंड डाई सिचुएशन, बारिश करेगी डू एंड डाई सिचुएशन सबके लिए। कराची भी दुआ कर रहा होगा कि आज बारिश ना हो, फुल प्ले हो, लेकिन ग्राउंड स्टाफ की सीरियसली फिर मैं कहूँगा बहुत मेहनत होती है। जैसे रावलपिंडी को उन लोगों ने सुखाया, कल वेट आउटफील्ड हो, आप कभी भी मैच नहीं करवा सकते, बहुत मेहनत होती है। आज लाहौर में भी बारिश है, मुझे अभी अपडेट नहीं पता, लेकिन सुबह का पता था कि बारिश हो रही थी। अगर बारिश कंसिस्टेंटली लगी रही, आज मैच मुतासिर ना अगर हुआ तो कराची ट्रबल में होगा, क्योंकि मुल्तान टॉप पे है, मुल्तान को 1 पॉइंट मिलेगा, वो प्लस पॉइंट में जाएगा। कराची के लिए थोड़ा सा नुकसानदेह होगा यहाँ पर आने वाले मैचेस में, क्योंकि जो लाहौर वर्सेस कराची मैच है, लाहौर के अंदर एक बड़ा इनकाउंटर मैं कहूँगा, वो भी कहीं बारिश की नज़र ना हो। आज 6 मार्च है 2020, जुमे का दिन है और ये सुबह हम लाइव इस वक्त की गुफ्तगू कर रहे हैं। बताना इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि कहीं रीरन में आप देख रहे हैं और मैच फैसला हो चुका, आपके अरे भाई ये तो पता लग गया हमें बारिश होगी, ये क्या बात करें। तो ये रीरन में हो सकता है सिचुएशन बदल चुकी हो, जबकि आफ्टरनून में आप टीवी होम पे हमें देखते हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी बताते चलें आपको कि बारिश का फैक्टर अपनी जगह है, उससे पॉइंट्स तो इफेक्ट होते हैं, उससे जो वैसे डीमोटिवेशन कह लें या वो जो मोमेंटम टूटता है ना प्लेयर का, जिसने सुबह उठा है आज मेरा मैच है, आपने अपनी एक रूटीन शुरू की, आपने नफसियाती तौर पर प्लान किया कि अच्छा आज मैंने कराची को खेलना है या मैंने लाहौर को खेलना है, वो मोमेंटम जो टूटता है ना वो बड़ा कर। तो कोई सबसे बड़ा कल जो मोमेंटम टूटा, जिससे मेरा भी दिल टूटा है, वो इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का वुमेन्स वर्ल्ड कप का था कि बारिश की नज़र हुआ और ज़्यादती थी यार कि इंडिया को आपने फाइनल्स में पहुंचा दिया। बिलीव मी जो क्रिकेटर्स थी इंग्लैंड की, उनकी शक्ल बेचारियों की एक जैसे आपने बात की कि दिल टूटता है बंदे का। हाँ। इतनी आप कंसिस्टेंटली मेहनत करते हो और आखिर में जाके जो बारिश है वो आपका खेल ख़राब करती है। ऑब्वियसली देखिए आज कराची का मैच है, इंपॉर्टेंट मैच है, कराची के थिंक टैंक बहुत स्ट्रॉन्ग है, वसीम भाई एंड डीन जोन्स बैठे हुए हैं। डेफिनेटली कल वर्कआउट हुआ होगा कि हम लोगों ने किस तरीके से अपने आप को रेस्क्यू करना है इस पोजीशन से। लेकिन अगर बारिश होती है तो ये थोड़ा सा किरकिरा लाजमी मज़ा करती है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि कराची को आज पॉजिटिव गेम खेलनी पड़ेगी। आमिर फॉर्म में वापस पिछले मैच में आए थे, जब आमिर का दिन हो बिलीव मी ही इज़ अनप्लेबल। लेकिन चीज़ वही है कि कराची को एक प्लान के साथ जाना पड़ेगा। और प्लान मेरे ख्याल है चेंज भी हो सकता है कि दफ़ा ओवर्स कम, जैसा कल हुआ ओवर्स कम हो गए। देखें वो कहते हैं ना डकवर्थ साहब चले गए लेकिन हमें मरवा गए। लेकिन डकवर्थ लुइस जो उनसे डीएलएस मेथड ज़रूर आज भी प्ले करेगा, उस प्लान के मुताबिक आपको चलना पड़ता है, जो कि कल टीम ने किया पेशावर ने। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एग्रेसिव क्रिकेट खेली, उनको पता था कि डीएलएस यहाँ पर 170 चेज करना बिलीव मी 15 ओवर्स में आसान बात नहीं थी, जबकि आपका मिडल ऑर्डर वीक था अपना क्वेटा का। लेकिन स्टिल उन लोगों ने, क्वेटा ने स्टिल मैं कहूँगा अच्छी फाइट शो की थी कुछ। लेकिन वही बात है कि जिसका दिन होता है वो जीता है। पेशावर को अपना, और नए कैप्टन थे वहाब रियाज, क्योंकि डैरन सामी अब उनके हेड कोच हो चुके हैं, तब भी टीम को लेके चले, वो स्ट्रॉन्ग अपना कम बैक किया। कल मुझे लगा वहाब रियाज में कैप्टनसी का स्किल, क्योंकि एग्रेसिव थे, हर चीज़ पे बात कर रहे थे बॉलर्स और बैट्समैन के साथ, तो ये अच्छी बात होती है। बस थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और हम राइजिंग पाकिस्तान में हमारा एक ही स्लोगन है पीएसएल के हवाले से, मे द बेस्ट टीम विन। लेकिन बारिश को भी हम कहेंगे, वो था ना जी, रेन रेन गो अवे कम अगेन, लिटिल टॉमी वांट्स टू प्ले, तो हम कहेंगे रेन रेन गो अवे कम अगेन, पीएसएल वांट्स टू प्ले, पाकिस्तानीज वांट टू प्ले। हैव अ ग्रेट डे एंड नेक्स्ट वीक में आपसे मुलाकात होगी, तो फिर हम इस रिव्यू को आगे लेके बढ़ेंगे। हम चल के अब राइजिंग पाकिस्तान में साथियों लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ ज़रा मार्शल आर्ट्स की बात होगी, इसलिए कि फादर ऑफ योगा वसीम ताई हमारे साथ मौजूद हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, और मलेशिया, थाईलैंड, हर जगह पे इनके इनके जो स्किल्स हैं, इनकी जो महारत है योगा के हवाले से, उसको जाना माना जाता है। आज हम कुछ इनसे गप लगाएंगे, कुछ मैं सीखूंगा नहीं जी, वो क्या कहते हैं, ब्रीदिंग से आप पता नहीं बहुत सब कुछ अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। ये सांस क्यों इतनी इंपॉर्टेंट होती है, रवि मेरे साथ, अभी मिलते हैं। राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे आज हमारे साथ मौजूद हैं ग्रैंड मास्टर वसीम ताई, जो कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हैं और मलेशिया, थाईलैंड, मुख्तलिफ ममालिक में इनको एक मार्शल आर्ट्स के ट्रेनर के तौर पे, योगा के ग्रैंड मास्टर ट्रेनर के तौर पे माना जाना जाता है। आई एम सो वेरी हैप्पी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। वसीम भाई, मैं आपकी तलाश में बड़े अरसे से था।
अच्छा मुख्तलिफ लोगों को मैंने दौड़ाया हुआ था कि जहां मिले उनको लेकर आए, क्योंकि हम उनसे आज कुछ सीखना चाहते हैं। थैंक यू। सबसे पहले ये बताइए, बात शुरू करेंगे योगा की हिस्ट्री से। ये कहाँ, ये इस कुर्रायर्स इस दुनिया के किस रीजन से शुरू हुई और इसकी हिस्ट्री कितनी पुरानी है, और इसको हम एक खेल कहेंगे वैसे एक स्पोर्ट है? अब तो एक स्पोर्ट्स है, योगा स्पोर्ट्स के नाम से भी हो गया, और फिर वैसे जो है अब बाकायदा इसके टूर्नामेंट्स होते हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती है। अब तो योगा एक साइंस है और पूरा वर्ल्ड में इसको बड़ा माना जाता है। योगा के थ्रू आप ट्रीटमेंट करते हैं, डिजीज़ क्योर करते हैं, योगा के थ्रू आप अपनी एज कंट्रोल करते हैं, एंटी एजिंग प्रोग्राम होता है, योगा के थ्रू आप अपना आम जो लोग हैं वो नहीं समझते कि जो अल्लाह की ये नेमत है, सांस जो ऑक्सीजन है जी, इसके हज़ारों नहीं लाखों फ़ायदे हैं, और ये हर जगह अल्लाह ताला ने आपको, कहीं इसके लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं आपको कोई जिम जाने के ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सुबह नमाज़ पढ़ें और उसके बाद आप 5 मिनट अपने आप को दें और आप देखें कि इसके कितने फ़ायदे हैं कि आपको बहुत सारी बीमारियाँ जो अल्लाह की तरफ से आना है वो तो आना है, अदरवाइज़ आपको होंगी नहीं। ऐसा कितना पुराना है ये है तो ये सारा बरे सगीर का और जब एशिया का, हाँ जी, इसमें, और एक आप यूँ कह लें कि जब सब कोई मज़हब का ऐसा नहीं था, यानी उस दौर का ये है, फॉर्मल रिलीजन्स नहीं थे हज़ारों साल पहले। और फिर अब तो खैर ये हुआ कि कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसको इस्टेब्लिश कर लिया और अपना एक नाम का बना लिया, लेकिन अब पूरी दुनिया है, हर कोई कर सकता है। एक्सरसाइज का कोई वो ऐसा नहीं है कि किसी मुल्क का या किसी की वो ऐसी विरासत आप कह लें ऐसा। तो इसलिए ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने पाकिस्तान में 40 साल पहले इंट्रोड्यूस करवाई थी। मुझे 40 इयर्स हो गए हैं, और जो 40 साल पहले मैंने पौधा लगाया था वो आज आप देख लें, किसी पार्क में निकलें, किसी आप जगह पे जाएं, आपको योगा कोई ना कोई करता हुआ मिलेगा, करवाता हुआ मिलेगा। आप 5 साल के थे जब आपने ये शुरू किया? नहीं 5 साल नहीं, आपने कहा 40 साल से कर रहा हूँ, तो ये तो आसान सा हिसाब है, 40 में 5। थैंक यू। लेकिन ये भी एक मैसेज है कि अगर आप योगा करते हैं तो आप हमेशा उम्र चोर रहते हैं। मतलब आप ये कि उम्र तो फिर रहती नहीं है ना जी, वो तो फिर जस्ट एक नंबर्स हैं ऐसा। और यही मैसेज है सबके लिए, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो माशाल्लाह 70 प्लस हैं, 60 प्लस हैं, तो वो आप उनको देख के हैरान होंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 63 की एज में स्टार्ट किया और अभी उनको 73 है, लेकिन वो आप अगर उनका फिटनेस लेवल देखें तो आपको 50, 55 ये आपको नज़र आएगा ऐसा। यानी आप 15-20 बरस अपनी हेल्थ और फिटनेस के कम कर सकते हैं। आप पीछे आते हैं, रिवर्स होते हैं ऐसा। जिस दिन आप योगा स्टार्ट करते हैं उस दिन से आपको एज बढ़ना आपका स्टॉप होता है और आप रिवर्स होना शुरू होते हैं। अब पाकिस्तान में इस वक्त जितने भी लोग या पाकिस्तान से बाहर हमारा शो देख रहे हैं, अब जाहिर है हर एक को वसीम ताई या दूसरे योगा के एक्सपर्ट्स तक रसाई हासिल नहीं है, तो क्या ये जो ऑनलाइन योगा की क्लासेस होती हैं इनको फॉलो कर सकते हैं, करना चाहिए? देखें जी, ना होने से कुछ ना कुछ करना। जैसे हम बोलते हैं कि जी मॉर्निंग एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ लोगों के पास टाइम नहीं है, इवनिंग में है और आफ्टरनून में है, तो अभी आपको अगर 100% फ़ायदा नहीं हो रहा तो 60% तो हो रहा है ना। आप एक चीज़ कर नहीं रहे और उसका नुकसान है, बेहतर है। तो इसलिए अब टाइम का इशू है। आपको जब मौका मिलता है, और जो ये चीज़ मैं करवाता हूँ, और 2019 में मैंने एक जिस पे मुझे फादर ऑफ योगा का अवार्ड भी दिया गया, और मैंने प्लेन में भी इंट्रोड्यूस कराया कि आप जहाज़ में कोई लंबी फ़्लाइट है, तो आपने ये चीज़ें आपको करनी है ताकि आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो, और अपनी सीट पे अपनी सीट पे ही आप बैठ के अगर आप ब्रीदिंग कर लेते हैं, ऐसा आप बैठे हैं, कोई हाथों का भी ऐसा नहीं, थ्रू नोज आपको ब्रीद इन करना है और थ्रू माउथ जो है ब्रीद आउट करना है, और इसको थोड़ा इस तरीके से आप अच्छा तेज इसलिए है कि अभी हम सब लोग जी हम बड़ा एक कंजूस सा सांस लेते हैं सिर्फ जीने के लिए, यूं ऐसा। कितनी अच्छी बात की आपने, कंजूस सा सांस लेते हैं। कंजूस आप लेते हैं, आप जो अल्लाह की नेमत है उसको भी पूरी तरह आप अपने का फ़ायदा नहीं उठा रहे, जिसके लिए अगर आपको पूरा सांस लेते हैं तो आपके लंग्स स्पैंड और श्रिंक होते हैं, उसकी एक्सरसाइज होती है,
ऑक्सीजन से आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है, आपका दिल अच्छे तरीके से पंप करता है, आपका स्किन अच्छी होती है, तो सारा दिन आप फ्रेश रहते हैं। आप ये करके देखें 15 डेज़, आप बोलेंगे जी कि मैं अगर 4 घंटे काम करता था तो थकन होती थी, तो मैं 12 घंटे बाद भी फ्रेश हूँ। और दिन में कितनी दफ़ा आप 4 दफ़ा एक दफ़ा कर लें बस। अच्छा, सुबह उठ के? सुबह एक्चुअली ये फ़ायदा है कि एक तो आप नमाज सबसे बड़ा आप करेंगे तो अल्लाह का एक कनेक्शन बनता है, शुरू हो जाएगा। यानी आप सिर्फ अपने काम के लिए उठेंगे तो वो बात नहीं है ऐसा। तो अगर आप किसी मकसद के लिए उठते हैं तो उसका दूसरा फ़ायदा ये है कि उस टाइम एक ऑक्सीजन प्योर मिलेगी आपको। और क्या ये कमरे के अंदर भी की जा सकती है, लेकिन बेहतर है कि बाहर जाके? देखिए, मैंने बताया कि ऑफिस में बैठ के भी आप कर सकते हैं। जहाज में बैठ के कर सकते हैं। मैं कहता हूँ देखिए, एक चीज़ का अगर आप बोलते हैं जी कि आप कोई बीच पे जाके करना चाहिए, वो ठीक है आप ऐसा, लेकिन आप बीच नहीं है या ऐसा समंदर नहीं है या कोई पहाड़ी नहीं है, तो आप कहीं बैठ जाए। आप गुंजान आबाद किसी इलाके में भी रहते हैं, बहुत ज्यादा आबादी है, उसमें भी आप छत पे जाके कर सकते हैं। अच्छा, कितनी बार ये हमने तो भी ऐसी देखें 10 टाइम्स इसको करना है और सिंपल है, नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है। और लेकिन हैवी ड्यूटी देखिए, आप थोड़ा कि उस ब्रीथ में थोड़ा सा एक एनर्जी है ऐसा। एक तो आप सिंपल ये भी लेते हैं, जो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी थोड़ा एज के हिसाब से है, बड़ी एज है, तो आप थोड़ा इस तरीके से करेंगे। अगर एज आप यंग हैं तो उसकी स्पीड आपको ऐसा रखेंगे तो आप, यानी मुझे तो ये वाले करनी जी बिल्कुल सभी अभी जो लोग भी करेंगे, जो कर रहे हैं हमारे पास, आप यकीन करें, अभी मेरे एक स्टूडेंट है माशाल्लाह 80+ है, तो अभी 3 दिन हुए हैं वो इंग्लैंड गए हैं, तो ये पूरा प्लेन में उन्होंने कहा जी मुझे फिर एक बार याद करवाएं, तो उन्होंने जहाज़ में बैठ के एक तो ये करना है, फिर इसमें नॉस्ट्रल ब्रीदिंग होती है ऐसा। अच्छा, आपने लेफ्ट साइड से सांस लेना है, ठीक है। ये जो आपने सांस लेना है, फिर आप लेफ्ट प्रेस कर लें और राइट से सांस निकालें, और फिर राइट से सांस लें, राइट प्रेस करें और लेफ्ट से सांस निकालें। वाह, ये 1 सर्कल कंप्लीट हुआ एक दफा। लेफ्ट से सांस लिया, राइट से निकाला, फिर राइट से ही लिया और लेफ्ट से निकाला, ये एक साइकिल कंप्लीट। यस, और फिर लेफ्ट से फिर से सांस लिया, एंड 3-4 आप एक बना सकते हैं, 3 टाइम्स एक पूरा राउंड। खेल का खेल है, और मतलब, लेकिन मैं अगर इसको आपके फ़ायदे बताऊं तो आप कहेंगे कि भाई ये तो पूरी एक मेडिसिन है, ये तो पूरा एक ऐसा। अच्छा, क्या फ़ायदे? देखिए, उसमें जितने लोग हैं जिनको आप अक्सर देखते हैं साइनस का प्रॉब्लम होता है, उन लोगों को, फिर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके जो है एक अंदर यहाँ आप समझते हैं कि जैसे एक बड़ा हैवी सा फील करते हैं ऐसा, मतलब कोई घुटन कुछ ऐसा जो है ना, लेकिन कुछ होता नहीं है ऐसा। तो ये आपकी जितनी अंदर की वेन्स हैं, जो हम सोच नहीं सकते कि कितनों के अंदर से होके ये आता है ऐसा, ये जो हम ब्रीदिंग करते हैं, तो ये कितनी जगहों से होके वापस आता है। ये नंबर 2 है जो आप ये कर सकते हैं। और नंबर 3, आपने नाक से सांस लेना है और नाक से ब्रीथ आउट, ठीक है, थ्रू नोज इनहेल और यस। तो आपको नाक से ही सांस निकालना है ऐसा, बिल्कुल ठीक। तो इसके लिए कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। नो। अच्छा, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं वसीम भाई, और अब वापस आएंगे। तो आप हमें थोड़ा सा ये भी बताइए, तो होगी ब्रीदिंग की अहमियत, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, लेकिन हमने वो जो सुना है कि जी योगा में ऐसे करके बैठे हुए हैं और जनाब कनेक्ट हुए हैं और ब्लैंक कर दें जहन को और कुछ भी ना सोचें और फिर पता नहीं बॉडी को स्ट्रेच करें, ये सारा क्या ड्रामाबाजी है? मैं ड्रामाबाजी का नाराज हो जाएंगे, बट ड्रामाबाजी से मुराद है ये क्या खेल है, क्या कहानी है, इसके पीछे क्या साइंस है और इसके फवायद आप हमें बताएंगे। रहिए मेरे साथ साथियों, अभी एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे। राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे आपको एक बार फिर हम कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ मौजूद हैं ग्रैंड मास्टर वसीम ताई, जो कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हैं और मार्शल आर्ट्स और योगा के गुरुज में इनका दुनिया में शुमार होता है। और अब हम इससे पहले कि गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं,
जरा आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं वसीम भाई की इंटरनेशनल कोई अवार्ड्स लेते हुए, और वसीम साहब साथ साथ बताएंगे कि कहाँ था, क्या हुआ। हाँ जी, ये क्या है वसीम साहब? ये जी मुझे अभी बेस्ट जज का अवार्ड मिला है, जिसमें एजुकेशन मिनिस्टर जो है मलेशिया, उन्होंने मुझे दिया है 13 अक्टूबर को। अच्छा, 2019 में। यानी योगा के जज। जी अच्छा जी, ये क्या है जी? ये जी मुझे फादर ऑफ योगा का अवार्ड दिया गया 2019-26 में थाईलैंड में। पूरी दुनिया में 7 लोगों को था, उसमें मैं भी शामिल था माशाल्लाह। और फादर ऑफ योगा का ये अवार्ड दिया गया ऐसा। और ये मोया थाई है, थाईलैंड का जो एक नेशनल गेम है, और क्योंकि मैं मार्शल आर्ट का भी एक्सपर्ट हूँ, पायनियर हूँ, तो मैंने क्योंकि और भी बहुत सारी वर्ड स्टाइल में ग्रैंड मास्टर हूँ, तो ये ग्रैंड मास्टर टाइटल मुझे मिनिस्ट्री ऑफ थाईलैंड ने दिया है सर 2018 में। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और ये है जी बेस्ट टीचर अवार्ड 2018 में मुझे मिला था, जो पूरा वर्ल्ड से लोग आए हुए थे। 6 इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ 2018 था, तो उस पर मुझे बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया गया था मलेशिया में। और ये भी कोई अवार्ड मिल रहा है? हाँ जी, ये भी जो सा है वो जो थाईलैंड का ही है। ये भी मुझे वहाँ, जैसे ये आपको पता है गुरु होते हैं जो आते हैं, वो मतलब ये सारा वो गले में वो सारा माला शाला हार पहना, पूरा सेरेमनी होती है, पूरा उसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये वही है मोया थाई का। जब वो मैंने सबसे पहले और भी पूरी दुनिया से लोग आए हुए थे, लेकिन सबसे पहले मुझे ये दिया गया ऐसा ग्रैंड मास्टर टाइटल, और मैंने ये क्वालिफाई किया। जी जी, ये वो है जो ये USA से आते हैं, ये वहाँ यूनिवर्सिटी के जो एक योगा से रिलेटेड है, उनके ये चेयरमैन हैं। तो ये अवार्ड फादर ऑफ योगा का इन्होंने मुझे ये दिया। इसके ऊपर जो ये ट्रॉफ़ी है, इसी के ऊपर मेरा तस्वीर बनी हुई थी और मेरा नाम और सब कुछ। वो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एजाज़ की बात है जी। और पाकिस्तान का मतलब मेरे लिए तो एक स्पोर्ट्समैन के लिए तो उसका मुल्क ही होता है, और उसका फ्लैग, उसका तराना और ये सब कुछ जब होता है तो हमारे लिए इमोशनल मोमेंट एक बड़ी वो होती है। तो अच्छा, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह जी। वी आर प्राउड ऑफ यू वसीम भाई। अच्छा ये बताइए कि अभी जो ब्रेक से पहले मैं बात कर रहा था कि योगा में सिर्फ ब्रीदिंग ही नहीं है, इसमें जो जी बहुत डाइवर्सिटी, स्ट्रेचेस करने हैं और वो क्या, वो जरा कहानी बताएं कि इससे क्या हो रहा होता है और ये कैसे कि जी कनेक्ट कर जाएं, बिल्कुल ब्लैंक कर दें, आपको अपना नाम भी पता ना हो उस वक्त, ये मुमकिन होते हैं मोमेंट्स? जी ये होता है कि ये आपको हेल्प करती है। ये भी मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हर मज़हब का बंदा इसको अपने तरीके से करवाता है ऐसा। ठीक है। हम क्योंकि मुसलमान हैं तो हम अल्लाह के नाम से ही इसको कंसंट्रेट करते हैं, और उससे आपकी नमाज बहुत अच्छी होती है, आप नमाज अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं ऐसा। और उसके लिए जैसे अभी आप अगर लेट जाते हैं, लेट के अगर आप कंसंट्रेट करते हैं, अल्लाह का नाम जो है, या बैठ के भी आप करते हैं, तो ब्रीदिंग के साथ आप उसको इनहेल करते हुए आप अंदर लेके जाएं और उसी को अपने दिल के ऐसा राउंड दें आप, और फिर उसको वापस जो भी आप एक जगह देखते हैं कि आपको यहाँ से लाना है और वापस उसको लेके जाना है। तो जब आप किसी चीज़ को फोकस करते हैं तो थोड़ी देर के लिए आपका ब्रेन जो है वो हर चीज़ से कट जाता है सर। तो देखिए वसीम भाई, नमाज का कॉन्सेप्ट भी तो यही है, यही बिल्कुल कि आप अपनी दुनियादारी की तमाम चीज़ों से अपने आप को काट कर उस रब के साथ अपना रिश्ता जोड़े। हमें फिक्र होती है, अच्छा जी PSL मैच किस वेले शुरू होएगा, अच्छा वो बिजली का बिल जमा कराने की कल आखिरी तारीख है, ओहो बच्चे का पेपर शुरू होने वाले, हम नमाज का कॉन्सेप्ट तो हम तो सिर्फ बस वो एक एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। दूसरा ये जो अभी मैंने पहले बताया है नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, एक तो ये है कि हम थोड़ा इसको स्पीड से करते हैं, एक ये है कि जब आप इसको डीपली करते हैं, सांस लेते हैं, तो आपको इसको ड्यूरेशन एक रखना है, सांस लेने का, होल्ड करने का, और फिर ब्रीद आउट करने का, और फिर ब्रीद इन करने का। अगर इन तीनों का ड्यूरेशन आप फोकस करते हैं तो आप हर चीज़ से कट जाएंगे ऐसा, क्योंकि आपको देखना है कि मुझे इनहेल करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 2 3 4, यानी उतना ही टाइम में आपको ब्रीद आउट करना है और उतना ही टाइम आपको होल्ड करना है। तो फोकस सारा आपका इधर चला गया। आप वो थोड़ी देर के लिए अपने आप को आप रिलैक्स कर सकते हैं ऐसा। तो ये एक इसका सबसे बड़ा ये फ़ायदा है। दूसरा, जैसे मैं आपको भी बताऊं कि जैसे हम पानी पूरा करते हैं बॉडी का,
जी, कि हम कहते हैं जी 8 ग्लास पीने हैं, 6 पीने हैं, वो आपको लेना पड़ेगा, ज़रूरी है, पीते हैं आप। ऑक्सीजन आपको कहीं जाना नहीं है, आप जहाँ बैठे हुए हैं वहीं पे बैठ के आप ऑक्सीजन सुबह उठ के अपनी पूरी करें, और उसके पूरा करने से ये होगा कि सारा दिन आप फ्रेश होंगे, आप एक्टिव होंगे। आप 10 to 15 डेज करके देखें, आप कभी इसको छोड़ेंगे नहीं ऑक्सीजन को। ये बिल्कुल ऐसी चीज़ अल्लाह की नेमत है जो हर जगह पर है। अच्छा, अब ये बताइए कि ये जो स्ट्रेचेस होते हैं, जी जी, कि बॉडी को स्ट्रेच करना है और आप मतलब ऐसे ऐसे पोस्चर्स इंसान बना लेता है जी जी, जो कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल। ये प्रैक्टिस से आती है जी जी, प्रैक्टिस है। और दूसरा इसमें ये फ़ायदा होता है कि हम लोग थ्रू योगा एक्सरसाइज बहुत सी डिजीज़ मैं क्योर करता हूँ, जिनको डॉक्टर्स बोलते हैं कि नहीं ये तो कमर की आपका जो है ना ये ऑपरेट होगा, या घुटने आपके ये जो हैं ये भी ऑपरेट होंगे, ठीक है, या जो भी उनका है। तो ये योगा में सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि मैं सबको, जितने भी लोग देख रहे हैं उससे मतलब हमने पूरे पाकिस्तान में, एक तो हमारा फ्री है नेटवर्क, हम मतलब फ्री करवाते हैं जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, और पिछले 40 साल से हमने ये नेटवर्क बनाया हुआ है कि जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते उनको हम फ्री है। और कमर्शियल तो हमारा बहुत कम है, क्योंकि हमने अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के बच्चों को, जैसे कि मार्शल आर्ट का भी है, तो हमने हर छोटे बड़े शहर में सेंटर्स बनाए हुए हैं। और योगा के सेंटर्स भी हैं? नहीं, योगा के नहीं हैं, कराटे सेंटर्स हैं, और उसमें हम मार्शल आर्ट का इसलिए करवाते हैं उन बच्चों को ताकि वो बच्चे जो उनकी एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको मिसयूज़ ना करें, सिगरेट ना पिएं, ड्रग्स ना लें, कोई क्राइम ना करें, जब झगड़ा ना करें। तो जो कराटे ट्रेनिंग कर लेता है वो बच्चा डिसिप्लिन सीख लेता है, वो तरबियत हो जाती है। पढ़ाई और तरबियत में बड़ा फ़र्क है। आपका अपना बेस कहाँ पे, आप रहते कहाँ? जी, लाहौर में। लाहौर में। और जो आपके स्टूडेंट्स हैं योगा के हवाले से और मार्शल आर्ट्स के, ये पूरे पाकिस्तान में बिखरे पड़े? जी, ये पूरा दुनिया में है इस टाइम। पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया। कितने स्टूडेंट्स आपने ट्रेन किए? अराउंड लाखों में है जी। लाखों में? लाखों में ऐसा। और अल्लाह का शुक्र है कि हम हर छोटे बड़े शहर में जाते हैं जहां बाकायदा हम विज़िट करते हैं, और हम किसी से डोनेशन या कोई ऐसी चैरिटी नहीं लेते अपने इस नॉन कमर्शियल नेटवर्क के लिए। ना हम कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से पैसे लेते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हर इंसान को जो वो कर सकता है वो खुद करे, हर चीज़ किसी पे मत डाले, जो है कि ये नहीं हो सका था, ये नहीं हो सका था, हम इसलिए नहीं कर सके क्योंकि हमें ये फैसिलिटी नहीं थी। तो मैंने ये नहीं रखा। मैं बाहर जाता हूँ, मैं बाहर भी सिखाता हूँ। अच्छा, मैं वहाँ से जो बाहर है आपको पता है वहाँ तो वो बहुत अच्छा पे करते हैं, लेकिन मैंने अपने मुल्क के बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ और अरसा 40 साल से कर रहा हूँ, और अल्लाह का शुक्र है मैं कामयाब हूँ कि उसमें चले 100% नहीं, लेकिन चले 70%, 80% बच्चे तो शाम को, अब अगर 10,000 बच्चे या 5,000 बच्चे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो वो 5,000 बच्चा सिगरेट नहीं पी रहा, नशा नहीं कर रहा, वन व्हीलिंग नहीं कर रहा। तो मैंने उनको किसी अच्छे काम के लिए किया है, वरना अदरवाइज़ उनके पास प्ले स्टेशन नहीं है, हर बच्चे के पास वीडियो गेम्स नहीं है, वो क्या करेगा? वो एनर्जी भी मिस यूज़ करेगा, लड़ेगा, झगड़ेगा। और इसमें सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि एक आम इलिटरेट फैमिली का बच्चा, वो जब 3 महीने हमारे पास ट्रेनिंग करता है, तो उसका खड़े होने का अंदाज़, बड़े से बात करने का अंदाज़, आप कहेंगे कि ये ओ लेवल्स और ए लेवल्स को छोड़ें, इस बच्चे को देखेंगे कैसे मेरे से आप करके बात कर रहा है। ये बच्चा मैं बड़ा तरबियत हो रही है। यस, अगर बड़ा है बैठा है तो छोटा नहीं बैठेगा, क्योंकि उसको पता है कि बड़े को जो हमारा देखिए, जो हमारा था, जो हमारा कल्चर, और वो अब ख़त्म होता जा रहा है। अब देखते हैं कि बड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन हमने इसको अपने तौर पे कंटिन्यू किया हुआ है, और इंशाल्लाह दुआ करें। हाँ, हम लोग कर रहे हैं ऐसा। वसीम भाई, बहुत लुत्फ आया आपसे मिलके, थैंक यू सो मच। बहुत आपसे शख्सियत इस तरह की कि उसमें बातें चलती चली जाएंगी, लेकिन हम सब वक्त की कैद में हैं। हैव अ ग्रेट डे। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। आज वसीम ताई साहब से, ग्रैंड मास्टर वसीम ताई, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, इनसे एक खुसूसी नशिस्त हमने राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे आपके लिए सजाई। कैसा लगा आपको इनसे मिलकर? हमें ज़रूर बताइएगा हमारे फेसबुक पेज राइजिंग पाकिस्तान पे, या मेरा जो फेसबुक पेज है तौसीक हैदर, उस पे। और अगर इनसे आप कुछ मशवरा लेना चाहें, कुछ सवाल लेना चाहें, तो भी आप हमें ज़रूर लिखकर भेजिएगा। हम फेसबुक पे आपको वसीम साहब से कनेक्ट कराएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी ने दी इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।